मैं और मेरी चारों बेटियां बेसब्री से दरवाज़ा खटखटाने का इंतज़ार कर रही थी। हमारी नज़रें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही शाम के 6:30 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं और मेरी चारों बेटियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ जाने लगी और जब मैं दरवाज़ा खुलकर देखा तो पिछले दिनों की तरह आज भी किसी ने हमारे दरवाजे के सामने एक थैला रखा था जिसमें राशन का बहुत सारा सामान था। मैंने वह थैला अच्छे से और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं था। आज लगभग 20 दिन हो गए थे हमारे घर पर 6:30 बजे कोई दरवाज़ा बजाना और वह थैला रखकर चला जाता था। इसमें 2-3 दिन का राशन का सामान होता था, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं होता था। शुरू शुरू में तो यह थैला उठाते हुए मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन घर में कुछ खाने पीने को नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे यह थैला उठाना पड़ता था। और मुझे नहीं पता था कि यह थैला कौन रख कर जाता है और यहाँ कहाँ से आता है। हर 2-3 दिन बाद हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होती और जब मैं दरवाज़ा खोलती तो यह थैला हमारे घर के सामने रखा हुआ होता। पहली बार जब मैं यह थैला उठाई तो और खोलकर देखा तो इसमें राशन का सामान था। मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैं साथ में हैरत भी हुई थी। क्या आज के समय में कौन किसकी मदद करता है, लेकिन भला हो उस आदमी का जिसने हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम किया। अब हम रोज़ इसी में से निकाल कर खाना बनाते थे और भरपेट खाना खाते थे। आज जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं थैला उठाने लगी तो मेरी नज़र गली के नुक्कड़ पर पड़ी। वहाँ पर एक पंडित जी खड़े थे। वह छुपकर हमारे घर की तरफ ही देख रहे थे। जब मैं थैले को उठाया और घर के अंदर लेकर आई तो घर के अंदर से ही मैं दरवाजे के पीछे से बाहर की तरफ देखने लगी। उन्हें लगा कि मैं अंदर चली गई हूँ। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर किसी को नंबर लगाया और वह बहुत खुशी के साथ किसी को बता रहे थे कि आपका काम हो गया है, आज फिर से थैला अंदर जा चुका है। मैंने उनकी यह बात सुन ली थी। उनकी यह बात सुनकर मैं सच में सोच में पड़ गई। यह किसको मेरी खबर दे रहे हैं? क्या हमारे घर के सामने वो थैला खुद ही रखते हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो खुद एक गरीब इंसान थे। वह 2 वक्त का खाना उनके पास मोहल्ले के घर से जाता था। फिर वह सब किसके कहने पर कर रहे थे? हमारी मदद कौन कर रहा है? मेरे पति के देहांत के बाद मोहल्ले वालों ने हमारे घर पर आना जाना तक छोड़ दिया था। हमारी इस तरीके से मदद करना तो बहुत दूर की बात है। मैं यह सब बातें सोच ही रही थी कि अचानक से मुझे ख्याल आया, यह जो खाना आता है वह सही भी है या नहीं। हमें इस थैले में कोई कुछ मिलाकर तो नहीं दे रहा है। यह सोचकर ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मुझे पसीना आने लगा। मैं यह सब सोच ही रही थी कि मेरी बेटी मेरे पास आई और मुझे आकर कहने लगी, माँ आप अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? जल्दी से आकर हमें खाना दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। मेरी बेटी मेरा हाथ खींचकर मुझे अंदर की तरफ ले गई। हमने थैला खोलकर देखा तो हमेशा की तरह उसमें राशन का सारा सामान था। मैं जल्दी से उसमें से आटा निकालकर आटा गूंथकर रोटी बनाई और मेरी बड़ी बेटी ने सब्जी बनाने रखी। खाना बनने के बाद हम सबने खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। तब मेरी छोटी बेटी मुझसे पूछने लगी, माँ हमें खाना कौन देकर जाता है? कौन है जो इस समय हमारी मदद कर रहा है? आज के समय में तो अपने अपने को नहीं पूछते और यह इंसान हमें अपनी पहचान बताए बिना ही इतनी मदद करता है। कहीं कोई हमारी मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है? यह सवाल तो मेरे दिमाग में भी चल रहे थे, लेकिन मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं चाहकर भी वह राशन लेने से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे पास उनके अलावा कोई और दूसरा चारा भी नहीं था। मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी से कहने लगी, जैसे इस दुनिया में बुरे लोग होते हैं वैसे ही अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है कोई अच्छे दिल से हमारी मदद कर रहा हो और तुम यह रोज़ रोज़ क्यों इस सवाल को लेकर बैठ जाती हो? आप चुपचाप सो जाओ और हमें भी सोने दो। मेरी दोनों बेटियां सो गई, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे दिल में बार बार गलत ख्याल आ रहे थे और पंडित जी की वह हरकत और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते
पता नहीं कब मेरी आंखें लग गई। हमारा राशन 2 दिन तक ही चलता और फिर ख़त्म हो गया। 2 दिन बाद फिर हम लोग राशन के आने का इंतज़ार करने लगे। हम इंतज़ार कर ही रहे थे कि 6:30 बजते ही किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया और मैं दरवाजे की तरफ भाग बाहर की तरफ। इस बार भी दरवाजे के बाहर राशन का थैला रखा हुआ था। मैंने थैले को अंदर किया और दरवाजे बंद करके चुपके से पीछे से बाहर की तरफ देखने लगी। आज भी पंडित जी गली के नुक्कड़ में छुपकर मुझे ही देख रहे थे और थैला अंदर ले जाने के बाद फौरन उन्होंने फिर से अपना फ़ोन निकालकर किसी को नंबर लगाया और वही बात कही जो उस दिन कही थी कि तुम्हारा काम हो गया है, कि तुम फिक्र मत करो, थैला अंदर जा चुका है। मैं उनकी बात सुनकर घबरा गई और अंदर की तरफ जाने लगी। मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। मैं अपनी बेटियों को खाना बना कर दिया और हम सब ने खाना खाया, लेकिन आज खाना खाने के साथ ही हम सबको चक्कर आने लगे, जिसकी वजह से हमें एकदम से नींद आ गई। अगले दिन दोपहर 3 बजे के करीब मेरी आँख खुली। जब मैं उठकर बैठी तो मेरा सर चकरा रहा था और मेरी आंखें बहुत लाल हो रही थी। मुझे एकदम अपनी बेटियों का ख्याल आया तो मैंने उठकर अपनी बेटियों की तरफ देखा। वह भी अभी तक बेफिक्री के साथ सो रही थी। मैं उनको देखकर घबरा गई और जल्दी से उनको उठाया। थोड़ी देर बाद वह जाग गई तो मेरी जान में जान आई। उनकी हालत भी मेरी तरह ही हो रही थी। वह चारों भी अपना सर पकड़कर बैठी थी। मैं अपना सर पकड़ते हुए उठी और अपनी बेटियों से भी कहा, उठकर हाथ मुंह धो लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। और मैं और मेरी बेटियों ने उठकर हाथ मुंह धोए। कुछ तबीयत में सुधार लगने लगा। फिर मैं अपनी बेटियों को नाश्ता बना कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने निवाला मुंह में लिया तो हम सबको उल्टियाँ होने लगी। सबकी हालत खराब होने लगी। मैं सोचने लगी, हमारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? क्या हमारे खाने में कुछ मिलाया हुआ था? क्या थैले में जो खाना आता है वह जहरीला था? यही बातें सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी कि मेरी बेटियों की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। मैंने अपनी बेटियों को लिया और डॉक्टर की तरफ चल पड़ी। हमारे घर के पास ही एक सरकारी अस्पताल था। मैं अपनी बेटी को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। हम अस्पताल पहुँचे और डॉक्टर ने हमारा एक एक करके चेकअप किया और रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने जो मुझे बताया वह सुनकर तो मेरे सर पर से जैसे आसमान ही टूट पड़ा है। हम सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। यह खबर हमारे लिए मौत से कम नहीं थी। यह खबर सुनने से बेहतर तो हम लोग मर जाना पसंद करते। हम एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है जो पाँचों के साथ हुआ था। हम एक ही समय में एक साथ गर्भवती है। मेरे साथ मेरी बेटियों के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरी बेटियों की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मैं भी विधवा हूँ। मेरा कोई बेटा भी नहीं है। हम चारों घर में अकेले रहते हैं। हमारे घर कोई मर्द आता जाता तक नहीं, और जब हमारे घर कोई मर्द नहीं आता तो हम गर्भवती कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने मुझे हैरत से देखा और गुस्सा अंदाज से बोली कि यह तो पुलिस केस है, तुम पुलिस के पास जाओ और सब कुछ बताओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगी। डॉक्टर का ऐसा अंदाज देखकर मैं हैरान रह गई कि यह हमारी परेशानी समझने के बजाय हमें धमकी क्यों दे रही है। हमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया है? हम तो खुद परेशान हैं। हमारे साथ तो खुद किसी ने गलत किया है। लेकिन मैंने उसे डॉक्टर से कुछ नहीं कहा और मैं खामोशी से अस्पताल के बाहर निकल गई और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगी। पुलिस स्टेशन के पास जाते ही मेरे कदम अंदर जाने के लिए नहीं बढ़ रहे थे। मैं बहुत घबरा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। मैं सोच रही थी अगर पुलिस ने मेरी बात नहीं मानी और उल्टा हम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं मुश्किल में अकेली ही नहीं थी। मेरी 4 जवान बेटियाँ थीं। अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मेरी बेटियों के चरित्र पर कोई उंगली उठाने मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। किसी को हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हुए
देर नहीं लगती और हमारे पास तो लोगों के सवालों का कोई जवाब भी नहीं था। यही सब कुछ सोचकर मैं वापस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर की धमकी याद आ गई और मैं हिम्मत करके पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही मेरे चारों तरफ देखा। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। यहाँ के कैदियों को देखकर मुझे बहुत हवन सवार हो रही थी, क्योंकि मुजरिमों की सूरत भी खतरनाक होती है। और मैं तो ज़िंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आई थी और यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान किसी को पुलिस स्टेशन का मुंह दिखाए। एक अफसर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ मैडम, आप यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने उससे कहा कि एक रिपोर्ट लिखवानी है। उसने मुझसे कहा कि ठीक है मैडम, आप बैठो। सामने रखी हुई कुर्सी पर मैं बैठ गई और वहाँ अपना मोबाइल उठाकर चलाने लगी। मैंने उसको अपनी सारी बात बताई कि घर में राशन आने से लेकर हमारी तबीयत खराब होने तक, और फिर मैंने उसको गर्भवती वाली बात भी बता दी। वह मेरी सारी बात सुनकर बहुत सुकून से बोला कि आप फिक्र ना करो मैडम, आपका मुजरिम पकड़ा गया है। मैंने हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों से हमारे पास ऐसी ही रिपोर्ट आ रही थी कि लोगों के घरों के बाहर उन्हें राशन मिलता है और जब वो लोग उस राशन को खाते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और जब वह चेकअप करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह गर्भवती है। हमें पिछले कुछ दिनों से इस अपराधी की तलाश थी। आखिर हमने उस अपराधी को पकड़ ही लिया है। वह जेल में बंद है। अगर आप लोग चाहे तो उससे मिल सकते हैं। इस इंस्पेक्टर की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हमारे अपराधी को सज़ा तो मिली। साथ में मैं यह सोचने लगी कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। फिर मैंने सोचा कि भगवान ने भी इस बार हमारी मदद की थी, आगे भी वही हमारी मदद करेगा। यही सोचते सोचते मैं जेल तक पहुंची। जैसे ही मैं अपराधी को देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस रुक सी गई है। अब मुझे दोबारा सांस नहीं आएंगी। मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ सा टूट गया था। मेरी बेटियों की हालत मुझ जैसी ही हो रही थी। बेटियों ने मेरी तरफ और मैंने उनकी तरफ देखा, फिर इस आदमी को देखने लगी, क्योंकि हमें अपनी आंखों को देखा पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम माया शर्मा है। मैंने अभी पढ़ाई कंप्लीट ही किया था और मैं खाते पीते घर से थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरी परवरिश मेरे पिताजी ने अकेले ही की थी। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी, जिसका नाम अशोक था। मेरी शादी के कुछ साल बाद ही मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। मेरा पति अशोक बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे। हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। हमारी शादी से पहले ही मेरे ससुर का देहांत हो चुका था। हमारे घर में सिर्फ मैं, मेरी सास और मेरे पति रहते थे। शादी के 1.5 साल बाद ही मेरे घर में संतान हो गई थी। हम सब बहुत खुश थे और उसके कुछ साल बाद ही मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने हर चीज़ दे रखी थी, लेकिन पता नहीं हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे पति हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे थे और वह क्रैश हो गया और उस प्लेन में कोई भी नहीं बचा। सब अपनी जान से जा चुके थे। यह सुनकर जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई थी। मेरी बेटियों की हालत भी खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को और मुझे संभाल। मुझ पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया था। मैंने अपने पति को आखिरी बार जी भरकर देखा भी नहीं था। मेरे पति के देहांत के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो गई थी। हमारा एक ही सहारा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। हमारी ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएंगी मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिन तक तो जो घर में था, जो कुछ भी पड़ा था, वह खाकर हमने गुजारा कर लिया। लेकिन कब तक ऐसे ही चलता? हमारे पास खाने पीने का सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैं और मेरी बेटियां कई कई दिन ऐसे ही भूखे रहते थे। मैंने एक स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया, वहाँ मेरी नौकरी लग गई।
अभी मुझे वहाँ जाते जाते 1 हफ्ता ही हुआ था कि वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर दी। उसे पता था कि मैं अकेली औरत हूँ और कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वह सोच रहा था कि वह जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। रोज़ कोई ना कोई हरकत मेरे साथ ज़रूर करता था। मैं तंग आकर यह नौकरी छोड़ दी। मैं जहाँ भी काम करने के लिए कोशिश करती, मुझे ऐसे ही नज़रों का सामना करना पड़ता था। दुनिया वाले अकेली औरत को देखकर समझते ही क्या है, उनके बाप का माल जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। एक दिन मैं अपनी ज़िंदगी से हार कर अपने घर पर उदास बैठी थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा क्योंकि हमारे घर पर तो कोई आता जाता ही नहीं था। मैं उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक थैला रखा हुआ था। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें राशन का सारा सामान था और तब से ही हमारे घर में कोई राशन का थैला रखकर जाने लगा और हमारा गुजारा उसी से चलने लगा। लेकिन अब हमारी तबीयत खराब हुई और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ से हमें गर्भवती होने की खबर मिली तो हम यहाँ पुलिस स्टेशन आए, लेकिन हमने अपराधी को देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको हम आज तक मरा हुआ समझ रहे थे उसे आज हम अपनी आंखों के सामने जिंदा देख रहे थे। वह भी मुझे और अपनी बेटियों को देखकर शर्मिंदा होने लगे। लेकिन उनकी आंखों में शर्मिंदगी कैसी थी? क्या उन्होंने कोई जुर्म किया था या उन्होंने हमारे साथ गलत किया था, जिसकी वजह से वह हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे? मेरी बेटियां अपने पिता को देखकर रोने लगी। उनको देखकर उनके बाप की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बेटियों को भी चुप कराया। मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मुझे जवाब चाहिए था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे पति जिंदा कैसे हैं? अगर वह अब तक जिंदा थे तो हमारे पास क्यों नहीं आए? अब तक वह हमसे दूर क्यों थे? और उनके मरने की झूठी खबर किसने फैलाई थी और क्यों फैलाई थी? और आज वह हमें मिले तो इस हालत में कि वह जेल में एक अपराधी बने खड़े हैं। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं वही अपने पति से सवाल करना शुरू कर दिए। उन्होंने भी शर्मिंदगी के साथ मेरे सवाल के जवाब देने शुरू करे। जैसे जैसे वो मुझे अपने सवाल के जवाब मिल रहे थे, वैसे वैसे ही मेरे सर पर बिजली गिर रही थी और मैं अपने पति की बातें चुपचाप खड़ी सुन रही थी। मेरे पति ने बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश था। मेरी यह खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और मेरी बेटियों में तो मेरी जान बसती थी। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारा एक हंसता खेलता परिवार था। क्योंकि मेरी बेटी अब जवान हो गई थी तो मैं अब उनकी शादी करने की सोच ही रहा था। मैंने अपने दोस्तों से भी कह दिया था कि अगर कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो मेरी बेटियों के लिए बताना। लेकिन दुनिया में कुछ लोग होते हैं ना, जिसे दूसरों की खुशी हजम नहीं होती। वह यही चाहते हैं कि किसी तरह उनकी खुशी को बर्बाद कर दे। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरा जो बचपन का दोस्त था संजय, उसी पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया और उसने ही मुझे धोखा दिया। एक दिन जब हम सब दोस्त मिलकर खाना खाने गए, उसने मुझे एक पैकेट दिया और मुझसे कहने लगा कि मैं इस पैकेट को उसके एक दोस्त के पास पहुंचा दूं। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जा रहे? उसने कहा कि मुझे कुछ और ज़रूरी काम है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मैं वह पैकेट लेकर उसके बताए हुए एड्रेस पे चला गया और मैंने वह पैकेट एक आदमी को दे दिया। उस आदमी ने बदले में मुझे एक बैग दिया और कहने लगा कि ये अपने दोस्त संजय को दे देना। मैं उससे पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने दोस्त से ही पूछना। रात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं भी बैग लेकर घर आ गया और अगले दिन मैंने वह बैग संजय को दे दिया। मैंने अपने दोस्त से कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि संजय बचपन से मेरे साथ था और मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। लेकिन संजय ने फिर मुझे एक पैकेट दिया और इस आदमी तक पहुंचाने के लिए कहा। मैंने बिना कोई सवाल किया वह पैकेट उस आदमी तक पहुंचा दिया। इस बार भी उसने मुझे एक बैग दिया
जो मैंने संजय को दिया। अब संजय मेरे साथ अक्सर यही करता, मुझे एक पैकेट भिजवाता और वह आदमी बदले में मुझे बैग दे दिया करता। एक दिन मुझे संजय पर शक हुआ। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि आखिर इस पैकेट में क्या है। मैंने वह पैकेट खोलकर देखा तो उसमें ड्रग्स थे। मैं देखकर समझ गया कि संजय मेरे हाथों से उस आदमी को ड्रग्स पहुंचाता है और उसके बदले वह आदमी बैग में उसको पैसे भरकर देता है। मैंने संजय से कहा कि तुम यह काम कब से कर रहे हो? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। तुम यह काम छोड़ दो वरना मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। तब संजय ने मुझसे कहा कि अगर तुमने पुलिस को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं उल्टा तुम्हें ही फंसाऊंगा, क्योंकि आज तक तुम ही यह पैकेट उस आदमी को देते आए हो और उस बैग को लेते आए हो। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। संजय की यह बात सुनकर मेरे तो मानो होश ही उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बचपन का दोस्त जिस पर मैं अंधा भरोसा करता, वह कुछ पैसों के लिए लालच में मेरे साथ यह सब कुछ कर सकता है। यह सुनकर मेरा दिल किया कि मैं संजय को जान से मार दूंगा। आखिर वह मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है? मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वह मुझे कुछ भी काम करवाता, लेकिन अब उसकी नज़र मेरी बेटियों पर थी। मैं अपनी बेटियों पर कोई आँच आने नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने प्लान बनाया और हमारे मोहल्ले में जो मंदिर है मैं वहाँ पर गया। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी। मैंने वहाँ के पंडित जी से बात की। पंडित जी मुझे बहुत पहले से जानते थे। हमारे घर पर पूजा पाठ वही करते थे और उन पर किसी को शक भी नहीं होता। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैं नहीं उनसे कहा था कि मेरे घर में मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को मेरी मौत की एक झूठी खबर दे दे। उसके बाद मैं घर वापस आकर तुम लोगों को बताया। मैं कुछ दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने चाचा के पास चला गया था। मेरे कहने पर ही पंडित जी ने तुम लोगों को मेरी मौत की झूठी खबर सुनाई थी। मुझे पता था कि मेरी मौत की खबर सुनकर तुम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं तुम लोगों को इन सब से दूर रखना चाहता था। कुछ सालों बाद मैंने फैसला किया कि मैं अब अपनी पत्नी बच्चों के पास वापस चला जाता हूँ। उन लोगों ने मुझे ढूंढना भी छोड़ दिया होगा, लेकिन जब मैं यहाँ शहर में वापस आया तो मुझे पता चला कि आज भी वह लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मेरी तलाश में है। यह खबर सुनकर मैं इसी शहर में छुपकर रहने लगा। अगर मैं तुम लोगों से मिलने को आता तो मेरे साथ तुम लोगों को भी खतरा था, लेकिन तुम लोगों की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा सकती। इसलिए मैं पंडित जी से कहकर तुम्हारे घर में राशन का थैला भेजना शुरू कर दिया। जैसे तुम लोगों को 2 वक्त का खाना आराम से मिल रहा था, यह देखकर मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिल जाता था। लेकिन पता नहीं कैसे कल जब मैं थैला उठाकर पंडित जी को देने जा रहा था, मेरे सामने पुलिस आई और उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और आज मैं तुम लोगों के सामने अपराधी बनकर खड़ा हूँ। अपने पति की सारी बातें सुनकर मेरा दिल रोने लगा। मेरे पति ने अपने परिवार के खातिर अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया। वह इस कदर हमसे मोहब्बत करते थे। मैं अपने पति को मोहब्बत से देख रही थी। इतने में एक हवलदार आया और हमसे कहने लगा कि मुलाकात का समय ख़त्म हुआ, अब आप लोग यहाँ से जाओ। मेरे पति ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम कल पंडित जी के पास जाओ और चाचा का नंबर ले लो और उनसे बात करके उन्हें सब कुछ बताना, वह हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मैं अपने पति से कहा कि ठीक है। उसके बाद मैं पंडित जी के घर और मैं उनसे चाचा का नंबर लिया और चाचा को सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आता हूँ। मैं आप अपने घर वापस आ गई और रात तक चाचा भी हमारे घर पर आ गए थे। उन्होंने हमसे कहा कि हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम उनके साथ उनके घर पर चले। मैं और मेरी बेटियां उनके साथ उनके घर पर चले गई। उन्होंने अपने घर पर एक लेडी डॉक्टर को बुलाया और हमारा चेकअप करवाया, जिससे हमें पता चला कि हम 5 में से कोई भी गर्भवती नहीं है। हमारे खाने में कोई केमिकल मिलाया हुआ था, जिसकी वजह से हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई है। यह सुनते ही हम माँ बेटियों की जान में जान आई। लेकिन अब मैं यह सोच रही थी कि उस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों कहा। इन सब में उसका क्या फ़ायदा हो सकता है।
चाचा ने मेरे पति को बेकसूर साबित करने के लिए शहर का सबसे महंगा और अच्छा वकील किया। चाचा की पुलिस में भी अच्छी खासी जान पहचान थी। इसी वजह से पुलिस ने जल्द ही इन सब की तहकीकात शुरू कर दी। आखिर चाचा की मेहनत और मेरी बेटियों के द्वारा रंग लाई और संजय जो कि ड्रग्स सप्लाई करता था और उन लोगों की गैंग जो ड्रग्स को देश से बाहर भेजती थी, पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनको अदालत में पेश किया गया। कैसे छानबीन से पता चला कि संजय ने मेरे पति को राशन का थैला मेरे घर पर भेजते हुए देख लिया था, इसलिए वह उनको पकड़ाने के लिए मेरे पति को फंसाने का प्लान बना लिया था। अगले ही दिन ऐसे ही राशन की थैली तैयार की, साथ में मोहल्ले के सारे घरों में भी बांट दी। थैली में केमिकल मिला हुआ था। सभी लोगों ने थैली में से राशन निकाल लिया। सभी लोग बीमार हो गए। हमारे मोहल्ले में सब लोग ज़्यादा गरीब थे, इसलिए पास के सरकारी अस्पताल में ही जाया करते थे। गैर न्यूड डॉक्टर को पैसे दिए थे और कहा था कि जो भी तुम्हारे पास चेकअप के लिए आए तो बता देना कि वह गर्भवती है। उसी डॉक्टर ने लालच में आकर सभी को यह खबर सुना दी क्योंकि गर्भवती है। सभी लोगों ने इस बात की पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई। पुलिस ने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि वह थैला मेरे पति ने रखवाया है, इसलिए पुलिस ने मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया था। संजय ने भी अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। सारे सबूत को देखते हुए जज साहब ने मेरे पति को बेगुनाह साबित करके आज़ाद कर दिया। इन सब में हमारा चाचा ने बहुत साथ दिया था। भगवान ने उन्हें हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था। अगर आज वह हमारा साथ नहीं देते तो शायद मेरे पति बेगुनाह साबित नहीं होते। इस सब के बाद हम लोग यह शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मेरे पति ने एक एक करके मेरी बेटियों की शादी कर दी। वह भी अब अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए।